हेलो। सो हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो है इसकी क्लास फर्स्ट है, जो कि हमारा इंडिया का क्रैश कोर्स चल रहा है। इसके अंदर हमारा टॉपिक 1 दैट इज़ सेल रहने वाला है। आज की क्लास में हम सेल के बारे में कम्प्लीटली जो है वो स्टडी करेंगे। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल क्या होता है। आप लोगों को पता है सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट या स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ होता है सेल। तो सेल के बारे में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ सेल को क्या बोला जाता है। साइटोलॉजी बोला जाता है। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप क्या करोगे, सेल के बारे में चीज़ों को स्टडी करोगे, ठीक है। इसके अलावा सेल इज एनक्लोज बाई ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल जो है एनक्लोज का मतलब होता है चारों तरफ से उसे क्या करके रखना, सराउंड करके रखना। तो सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसका क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका नाम है। अब ये क्या काम करती है, एक सेलेक्टिव बैरियर फॉर्म करती है, अलाउज द न्यूट्रिशंस टू एंटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स टू लीव। अब जैसे आपने छलनी देखी है सबने, जिससे आप चाय छानते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो चाय होती है, वो क्या हो जाती है, नीचे चली जाती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल ऐसा ही काम करती है। क्या करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर रहने देती है, या फिर जो अंदर अगर सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स है तो उनको क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। और अगर सेल के अंदर कोई न्यूट्रिशन है जो कि सेल के अंदर एंटर करना चाह रहा है, तो उसको क्या करती है, न्यूट्रिशन को एंटर करने देती है। मतलब एक तरीके से आपके सेल के और सराउंडिंग के बीच में एक बैरियर की तरह क्या करती है, ये काम करती है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा द इंटीरियर ऑफ द सेल ऑर्गेनल इनटू मैनी स्पेशलाइज कंपार्टमेंट्स। मतलब जो सेल है उसके अंदर काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो हर एक सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। अब जितने भी पार्ट्स हैं ना सेल के, उन सब के बाहर चारों तरफ क्या होगी, एक एक मेम्ब्रेन होगी। मतलब वो मेम्ब्रेन उन पार्ट्स को क्या करेगी, इनिशियली या इंटरनली प्रोटेक्ट करेगी। इसके अलावा सेल के पास क्या प्रेजेंट होगा, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस क्या काम करेगा, सेल के सेंटर में होगा, और वो मेन जो पार्ट होता है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, वैसे ही सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। वही न्यूक्लियस आपके पूरे सेल को कंट्रोल करता है। और एक और बात, जो सेल है ना उसका मैक्सिमम वेट या मैक्सिमम मास कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। इसके अलावा अब इसके अंदर होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि सेल की ग्रोथ के लिए और सेल के रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती है। अब जब एक सेल से दूसरा सेल बनता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब सेल जाता है, तो जो मेन चीज़ है वो क्या ट्रांसफ़र होती है, डीएनए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। तो वही डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो सेल की ग्रोथ के लिए, और दूसरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ईच सेल कंटेन ओनली वन न्यूक्लियस। अब ये इंपॉर्टेंट है, हर एक सेल के पास कितना न्यूक्लियस होता है, एक। कितने होते हैं, एक सेल के पास कितना न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियस होगा। अब जैसे ही सेल के पास न्यूक्लियस डिवाइड होता है, मतलब एक से दो न्यूक्लियस होता है, तो सेल वैसे ही क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। सेल भी एक से दो सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी को आप सेल डिवीजन बोलते हैं, जो किसमें बताया गया था, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, रिडोल्फ विर्चोफ ने। किसने बताया था, रिडोल्फ विर्चोफ ने बताया था, ठीक है। तो ऐसे ही सेल के काफ़ी सारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट था, सेल के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी ट्रांजेक्शन नेसेसरी फॉर द सेल सर्वाइवल। मतलब एनर्जी का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे उसे लेके जाना, तो ये सारा काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का ट्रांसफर करेगा, तभी तो सेल सर्वाइव करेगा। आपके पास फूड होगा, खाना होगा जो आपको एनर्जी देगा, तभी तो आप सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, आपकी डेथ हो जाएगी। तो सेम कंडीशन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल का ही एक पार्ट है, वो क्या काम करता है, एनर्जी को ट्रांजेक्शन करता है, एनर्जी ट्रांजेक्शन का काम करता है। इसके अलावा लाइजोसोम्स भी सेल का पार्ट है। अब लाइजोसोम्स क्या काम करेगा, डाइजेस्ट करेगा सारे अनवांटेड मटेरियल को।
अनवांटेड मटेरियल को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। मतलब मान लो आपके सेल के अंदर कोई एक ऐसी चीज पड़ी है जो कि आपके सेल के लिए जरूरी नहीं है, तो उसे डाइजेस्ट करना जरूरी है, अदरवाइज वो सेल के अंदर पॉइजन क्रिएट करेगी और उससे सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो डाइजेशन का काम सेल के अंदर कौन करता है, लाइजोसोम्स। कौन करता है, लाइजोसोम्स। इसके अलावा एक और पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ईआर बोलते हो। क्या बोलते हो, ईआर बोलते हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसी के साथ एक और है गोल्गी एपरेचर्स, ये काम करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल बाय सिंथेसिस ऑफ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स। मतलब आपके सेल के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर है, अब सेल का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, अब वो जो स्ट्रक्चर है ना उसको इंटरनली कैसे मेंटेन करना है। जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर हार्ट एक स्पेसिफिक जगह पे है, आपके लंग्स एक स्पेसिफिक जगह पे हैं, तो इन सब चीज़ों को इंटरनली मेंटेन कोई ना कोई काम कर रहा है। तो वैसे ही सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको इंटरनली जो मेंटेन करने का काम करते हैं वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेचर्स दोनों मिलके ये काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं और ये क्या काम करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, डायरेक्टिंग देम इनटू देयर प्रॉपर लोकेशंस। अब मान लो किसी भी वजह से, कोई भी रीजन की वजह से जो सेल है उसके पार्ट्स थोड़े डिस्प्लेस हो गए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए, तो उनको उस कंडीशन में क्या करेगा, डायरेक्शन देगा उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पे। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेचर्स दोनों मिलके उन सारे पार्ट्स को क्या करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन पे वापस से स्टोर कर देंगे। अब प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने ऑक्सीजन इनटेक करी और CO2 क्या करोगे, रिलीज करोगे, तो ये एक प्रोसेस है। तो ऐसे ही अगर सेल के अंदर कोई डिसमिस हो रहे हैं, मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे पार्ट्स जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो जो पूरी प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल भी कौन करते हैं, गोल्गी एपरेचर्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। नेक्स्ट सेल के पास एक और चीज़ होती है क्लोरोप्लास्ट, जो कि किस में होती है, प्लांट सेल्स में होती है। किस में होती है, प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट ये भी एक पार्ट है और ये क्या काम करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिससे प्लांट क्या करते हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फूड बनाते हैं। नॉर्मली अगर आप बोलो तो जिस प्रोसेस से जो प्लांट है वो फूड बनाते हैं उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, फोटोसिंथेसिस बोलते हो। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, और उसी के साथ एनर्जी ऑफ सनलाइट इज यूज टू कन्वर्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो सनलाइट आई प्लांट के पास उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या, वाटर, साथ में वाटर। ठीक है, तो ये सारा काम करता है कौन, कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट आपके सेल के पार्ट्स आते हैं। पार्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूक्लियस भी सेल का एक पार्ट है, सेल वॉल भी सेल का एक पार्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सेल का एक पार्ट है। तो ये सारे क्या हैं, सेल के पार्ट्स हैं। तो वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो आपके सेल को आउटर साइड से क्या करके रखती है, कवर अप करके रखती है। अगर इसकी बात करें तो ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है। थिन मतलब थिन, पतली। थिन मतलब क्या होती है, पतली। ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है, टाइपिकली बिटवीन 4 to 10 नैनोमीटर्स। कितनी छोटी होती है ये, अगर इसकी साइज की बात करते हैं तो लगभग 4 से 10 नैनोमीटर्स की इसकी क्या होती है, साइज होती है, थिकनेस होती है। अब ये क्या काम करती है, सराउंड्स एवरी लिविंग सेल। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे, जो डेड सेल्स होते हैं ना उनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये ओनली किसके पास होती है, लिविंग सेल के पास होती है। अब ये क्या काम करती है, डिलिमिटिंग द सेल फ्रॉम एनवायरमेंट अराउंड इट। डिलिमिटिंग का मतलब होता है आप चीज को किसी चीज से रोक देना। क्या कर देना, रोक देना। जैसे आप लोग क्लास में बैठे हो, आपको बोल दिया गया कि क्लास से बाहर नहीं जाना है, तो आपको लिमिट कर दिया। क्या कर दिया, लिमिट कर दिया है। वही काम करती है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल चीजें सेल के लिए जरूरी नहीं है उन चीजों को क्या करेगी, ये डिलिमिट कर देगी। मतलब उन चीजों को सेल के अंदर आने नहीं देगी। ठीक है, इसके अलावा ये क्या काम करेगी, enclosed by this cell membrane are the cells constituents। अब देखो इसके पास भी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है उसके जस्ट पास में क्या होगी,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा का मतलब समझते हो आप लोग? प्लाज्मा जैसे अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, तो उसमें तो प्लाज्मा एक स्टेट होती है, स्टेट ऑफ मैटर होती है। यहाँ पे प्लाज्मा किसकी बनी होगी? प्रोटीन की, न्यूक्लिक एसिड्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की। इन सब से मिलकर एक लेयर सी बन जाती है। सेल के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उसी से सेल क्या करता है? सर्वाइव करता है। तो इन सब की जो एक लेयर सी बन जाती है ना, उसी लेयर को क्या बोलते हो आप? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो। अब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे? आपके सेल का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? मेटाबॉलिज्म। जैसे आप कोई भी फिजिकल काम करते हो तो उसके लिए आपकी बॉडी में क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। उसी एनर्जी को आप मेटाबॉलिज्म बोलोगे, मतलब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। अगर आपका मेटाबॉलिज्म या एनर्जी लो है तो आप कोई भी काम इजीली नहीं कर पाओगे। तो ये जो है प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फाइनली क्या बनाती है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है? आपके सेल के अंदर कितनी चीज़ें एंटर कर रही हैं, कितनी चीज़ें आउटसाइड जा रही है, इन सब चीज़ों को क्या करती है? लिमिट करती है। अब लिमिट करने का मतलब जो चीज़ें आपके सेल के लिए या सेल के लिए ज़रूरी नहीं है, उनको क्या कर देगी? वो बाहर बाहर फेंक देगी, या अगर सेल के अंदर है तो बाहर फेंक देगी, अगर बाहर है तो उसे अंदर नहीं आने देगी। ठीक है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा और है। अब क्या करती है आउटसाइड द सेल? अब इनसाइड द सेल तो ये सारे काम करती है। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और ये न्यूक्लिक एसिड हो गई, इन सब चीज़ों को स्टोर करके रखती है। अब आउटसाइड द सेल क्या होगा? एक वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट होता है। कैसा होता है? वाटर बेस्ड। मतलब जैसे सेमी लिक्विड होते हैं ना, सेमी लिक्विड जानते हो ना, मतलब हाफ तो सॉलिड है और हाफ क्या है? लिक्विड है। तो ऐसा ही एक एनवायरनमेंट होता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं। मतलब बेसिकली एसिड बेस और आयन से मिलकर एक एनवायरनमेंट सा बना होता है जो सेल के बाहर की साइड होता है। जैसे ये सेल है और इसकी बाहर की साइड ऐसे जो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट, जो किससे मिलके बना होगा? आयन्स होंगे उसके अंदर, एसिड्स होंगे, एल्कलीज होंगे। अब इसके अंदर दैट आर टॉक्सिक टू द सेल। अब ये जितना भी आउटर का एनवायरनमेंट है ना, जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, एल्कली प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें आपके सेल के लिए कैसी होती है? टॉक्सिक होती है। टॉक्सिक मतलब डेंजरस होती है। कैसी होती है? डेंजरस होती है। अब एज वेल एज न्यूट्रिशन दैट द सेल मस्ट एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू लिव एंड ग्रो। अब देखो जो न्यूट्रिशन है वो भी कहाँ प्रेजेंट होगा? सेल के बाहर। आपने कोई चीज़ खाई, आपने क्या खाया? मान लो आपने फूड खाया, ठीक है, वो फूड आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ और फाइनली वो किस में बदल गया? न्यूट्रिशन में बदल गया। अब ये न्यूट्रिशन आपके सेल के अंदर जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये पहले कहाँ होगा? सेल के बाहर की साइड ही प्रेजेंट होगा ना। अब ये जो सेल के बाहर की साइड प्रेजेंट है, इसके साथ और भी चीज़ें प्रेजेंट है, आयंस हैं, एल्कलीज हैं और एसिड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें भी किसके साथ प्रेजेंट है? न्यूट्रिशन के साथ। अब सेल को वो न्यूट्रिशन तो एब्जॉर्ब करना है, तो उसे एब्जॉर्ब करेगा अगर, तो यहाँ पे मान लो आयंस है, एल्कलीज हैं और यहाँ पे ही न्यूट्रिशन है। तो इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो टॉक्सिक मटेरियल है वो भी सेल के अंदर एंटर कर जाए। अब उसका क्या सॉल्यूशन होता है? द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर हैज टू फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन के कितने फंक्शन होते हैं? दो फंक्शन होते हैं। एक तो बैरियर बनाती है, किसके लिए? ये जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो अनवांटेड चीज़ें उनके लिए क्या बनाएगी? बैरियर बनाएगी। और दूसरा फंक्शन क्या है? एंड सेकंड टू गेट अलाउिंग द ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मतलब जितने भी इसेंशियल ज़रूरी न्यूट्रिशंस हैं उनको क्या करेगी? वो अलाउ करेगी। मतलब ये कुछ इस तरह से फंक्शन करती है कि जो ज़रूरी है उनको तो अलाउ करती है एंटर करना, और जो ज़रूरी नहीं है या टॉक्सिक है उनको क्या करती है? वहीं पे रोक देती है। तो सेल मेम्ब्रेन के कितने फंक्शन होते हैं? दो फंक्शन होते हैं। एक तो ज़रूरी मटेरियल को अलाउ करना और एक अनवांटेड मटेरियल को बाहर रोक के रखना। ठीक है, प्रॉब्लम किसी को? नो। नेक्स्ट न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, क्योंकि जो न्यूक्लियस है ना, यही आपके पूरे सेल को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। इसके अंदर जो मेन चीज़ प्रेजेंट होती है दैट इज डीएनए। क्या होती है? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है फुल फॉर्म इसकी। अब ये क्या काम करता है? नोन एज द सेल कमांड सेंटर। कमांड सेंटर जानते हो ना, जहाँ से बॉडी को या पूरे सेल को क्या मिले? कमांड मिले। जैसे आपकी बॉडी का कमांड सेंटर, अगर पूरी बॉडी का कमांड सेंटर बोले तो क्या होगा? ब्रेन होगा। आपका ब्रेन कमांड देता है तभी आपकी बॉडी क्या करती है?
फंक्शन करती है, काम करती है। आपकी आंखें देखती हैं, आप आंखों से क्या करते हो, विजन होता है, लेकिन पहले आपका ब्रेन आपको बताता है कि जो आपके सामने है वो ये चीज़ है, उसके बाद आपकी आंखें उसे क्या करती हैं, विजन कर पाती है, विजिबल आपको हो पाती है चीज़ें। तो जो फाइनल फंक्शन होता है वो कौन करता है आपको बॉडी में, ब्रेन होता है। मतलब ब्रेन को ही आप बॉडी का कमांड सेंटर बोलते हो। वैसे ही जो सेल को कंट्रोल करता है वो क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को आप सेल का कमांड सेंटर बोलते हो। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इज अ लार्ज ऑर्गेनल स्टोर द सेल्स डीएनए, जो सेल के डीएनए को क्या करता है, स्टोर करता है। अब जो डीएनए है वही अभी बताया कि वही क्या होगा, सेकेंड जनरेशन में ट्रांसफर होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब जो जो प्रॉपर्टीज है पेरेंट सेल के अंदर होंगी, उन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज को जो नए सेल्स बनेंगे उनके अंदर ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, डीएनए करेगा। डीएनए ही ये काम करता है कि जो सेल है उसके अंदर बाकी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करता है, ठीक है। उसके अलावा द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ द सेल, क्या करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यूजिंग द जीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब जो न्यूक्लियस है वो क्या क्या काम करेगा, एक तो ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, एक मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, और क्या चीज़ को यूज़ करके करेगा, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके ग्रोथ को और उसी के साथ उसके सेल के मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। आगे है विद इन द न्यूक्लियस इज अ स्मॉलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियोलस बोलते हो। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए क्या काम करता है, हेल्प्स कन्वे द डीएनए ऑर्डर्स टू रेस्ट ऑफ द सेल एंड सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये पॉइंट ही आपको लिखना है, याद करना है कि आरएनए क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इन केस अगर डीएनए कुछ फंक्शन करने में प्रॉब्लम कर रहा है, मान लो कि डीएनए जो है वो कुछ कंडीशन में डीएनए प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आरएनए क्या करता है, एज अ डीएनए एक्ट करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए क्या काम करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये भी सेल का एक पार्ट है, और ये पार्ट क्या काम करता है, आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। यही वर्ड आप लोगों को याद रखना है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। मतलब सेल के अंदर जितना भी प्रोटीन है वो सब फाइनली कहाँ से होके जाएगा, राइबोसोम्स के थ्रू ट्रेवल करेगा। और क्या क्या करते हैं, कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट्स। इनके अंदर 2 सब यूनिट्स होती हैं जो कि फ्रीली इन द सेल साइटोप्लाज्म, मतलब जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। देखो इसमें, ये देखो यहाँ पे इसमें आपको एक चीज नजर आ रही है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिख रहा है ये पूरा डायग्राम है, ठीक है। अब ये राइबोसोम्स यहाँ पे हैं, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, पूरे सेल के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं हर जगह पे, यही क्या है, राइबोसोम्स है। ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम करेंगे, ये जो आपका सेल है उसके अंदर फ्रीली क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे, फ्लोटिंग फ्रीली इन द सेल। सेल का जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, मतलब जो लिक्विड वाला पार्ट है, वहाँ पे क्या करते रहेंगे, ये फ्रीली मूव करते रहेंगे। अब इनका मूव करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एनर्जी को पूरे सेल में क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। मतलब जितनी भी प्रोटीन है उसको पूरे सेल के अंदर क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, ताकि पूरे सेल को क्या मिलती रहे, एनर्जी मिलती रहे। तो इसलिए ये पूरे सेल के अंदर क्या करते रहते, फ्रीली मूव करते रहते। उसी के अलावा राइबोसोम सिंथेसिस a variety of proteins that are essential to the survival of the cell। इतने सारे प्रोटीन्स को ये सिंथेसिस करते हैं जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए, मतलब सेल को जिंदा रखने के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, नो। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। इसको आप शॉर्ट में क्या बोलोगे, ईआर बोलोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या होता है, ये भी एक मेम्ब्रेन है जो कि अपना एक पार्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ, मतलब न्यूक्लियस के साथ क्या करता है, अपना कुछ पार्ट शेयर करता है। उसी के साथ सम पोर्शंस ऑफ द ईआर नोन एज रफ ईआर और
आधे क्या होते हैं, स्मूथ ईआर होते हैं, मतलब आधे तो दो टाइप के होते हैं यार, स्मूथ और रफ। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक। ये सरफेस से डिसाइड होता है, अगर उसका सरफेस स्मूथ है तो वो स्मूथ होगा, अगर उसका सरफेस रफ है तो वो क्या होगा, रफ होगा। रफ कैसे होगा, उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। सरफेस रफ कैसे होगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स डॉट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो सरफेस कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो वो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये क्या काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल, ये इसका मेन फंक्शन है। मतलब जो मटेरियल आपके सेल के लिए यूजफुल है ना, उसे पूरे सेल के अंदर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, फैलाना है। तो उस फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। मतलब पूरे सेल में जितना भी प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ है उसको पूरे सेल में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना का काम कौन करेगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। अब ये कुछ ऐसा नजर आता है, इसमें रफ और स्मूथ आप लोग इजीली पहचान सकते हो। जो इनर वाला पार्ट है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। इसी के साथ यहाँ देखो, यहाँ पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो कैसा होगा, स्मूथ होगा। अब ये वाला जो एरिया है जहाँ पे राइबोसोम्स क्या है, प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये अपना कुछ पार्ट देखो सेल के न्यूक्लियस के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके साथ अपना कुछ पार्ट क्या करता है, ये शेयर करता है। तो इन शॉर्ट ये क्या काम करता है, पूरे सेल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है मटेरियल का वो करता है। दो टाइप का होता है, जिसमें रफ हो गया और स्मूथ हो गया। स्मूथ वो जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, और रफ वो जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है गोल्गी अप्रेचस। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके काम करता है और ये फर्दर मॉडिफिकेशन करता है। क्या करता है, फर्दर मॉडिफिकेशन करता है। किसका, अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या काम किया, प्रोटीन को पूरे सेल के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब मान लो कोई प्रोटीन ऐसा है जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं हो सकता, आपका सेल उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो उसको और मॉडिफाई करने की जरूरत है। वो काम कौन करेगा, गोल्गी अप्रेचस करेगा। क्या करेगा, लाइक इज कम्पोज टू फोल्डेड मेम्ब्रेन्स। ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके पास भी फोल्डेड मेम्ब्रेन्स होते हैं। और ये क्या काम करता है, प्रोटीन एमिनो एसिड फॉर स्पेशलाइज कोज एंड मॉडिफाइज देम अकॉर्डिंगली। मतलब जैसे सेल को ज़रूरत है वैसे उनको क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, और उसी तरीके से फिर फर्दर उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अब ये दिखाई कैसा देता है, तो कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं। ये सारे फोल्ड्स मिलके क्या काम करते हैं, मॉडिफाई करने का काम करते हैं। प्रोटीन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बच जाता है उसको फाइनली कौन मॉडिफाई कर देता है, ये आपका गोल्गी अप्रेचस मॉडिफाई कर देता है। और ये दिखाई अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एग्जैक्टली कैसा होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता था, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सेल को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब फोटोसिंथेसिस ओनली एंड ओनली कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। तो ये पार्ट जो है वो सेल का सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। अब ये कैसा होता है, कंटेन ए पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मतलब इसके अंदर एक मटेरियल होता है क्लोरोफिल, जो कि किस कलर में होता है, ग्रीन कलर में होता है। और ये स्पेशली कहाँ पाया जाता है, लीव्स में, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। अब यही जो क्लोरोफिल है यही कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदलता है, ऑक्सीजन में। प्लांट यही काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में मेन काम परफॉर्म करता है। इसके अलावा क्या करता है, कैप्चर करता है सन से एनर्जी को, सन से क्या करता है, एनर्जी को कैप्चर करता है और उसके बाद उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें, वाटर में। और उसी के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ग्लूकोज। देखो एक चीज आप लोग याद रखेंगे, ग्लूकोज क्या काम आता है, ग्लूकोज फाइनल प्रोडक्ट होता है जो भी आपके बॉडी के अंदर या जो भी सेल के अंदर, फिर चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो या ह्यूमन सेल हो, ग्लूकोज वो फाइनल प्रोडक्ट होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है,
एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप सेल के अंदर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो फाइनली आप किसकी बात कर रहे हैं? ग्लूकोज की। किसकी बात कर रहे हैं? ग्लूकोज की। तो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? सन से एनर्जी को कैप्चर करेगा, उसके बाद उसे पानी में, वाटर में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा, और फाइनली उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, जो कि प्लांट के लिए एज अ फूड एक्ट करते हैं। ठीक है, प्लांट कैसे होते हैं? खुद का खाना खुद बनाते हैं। और कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है किसी को? तो क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा नजर आता है। इसके अंदर काफी सारे पार्ट्स होते हैं, इतना पार्ट्स डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बट आपको ये देखना है कि जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है ये क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट है, जो फूड बनाने में हेल्प करेगा। और ये सिर्फ किस में पाया जाता है? ओनली प्लांट्स में पाया जाता है। और ये फूड बनाने में प्लांट की क्या करता है? हेल्प करता है। इसके अंदर जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, यही क्या काम करता है? सन से एनर्जी कैप्चर करेगा, उसे वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा, और फाइनली वो किस में बदल जाएगी? ग्लूकोज में बदल जाएगी, जो कि प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब सेल का पावर हाउस मतलब जितनी भी एनर्जी सेल के अंदर बनेगी वो सब कहाँ स्टोर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। पावर हाउस वही होता है जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है और जनरेट किया जाता है, जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो सेल के अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी है, सेल की जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है या स्टोरेज ऑफ एनर्जी है, उसका काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप क्या बोलते हो? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हो। अब ये जनरली ओवल शेप्ड का होता है। ओवल शेप्ड मतलब कुछ ऐसी, ठीक है, इस तरीके की शेप का होता है। और किस में पाया जाता है? फाइन इन यूकारियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? एनर्जी प्रोड्यूस भी करता है और एनर्जी को सिंथेसिस भी करता है। कैसे करता है? साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे आप सांस लेते हो, कुछ देर के लिए अगर आपकी सांस को रोक दिया जाए तो आपको बेचैनी होने लगेगी, और धीरे धीरे अगर ज़्यादा टाइम तक रोका जाए तो इंसान की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी में किसकी कमी हुई? ऑक्सीजन की कमी हुई। एक प्रोसेस अगर रुकी तो आपकी डेथ हो सकती है। तो इसके अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जिससे एनर्जी बनती है, सेल के अंदर क्या बनती है? एनर्जी बनती है। उसी एनर्जी को टोटली कंट्रोल करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। सर्व एज टू ट्रांसफॉर्म मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज इनटू एनर्जी मॉलिक्यूल ATP। अब ये ATP बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखें क्योंकि काफी बार पूछा जाता है। ATP एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट। और ATP फाइनल एनर्जी की फॉर्म होती है किसके अंदर? सेल के अंदर। किसके अंदर? सेल के अंदर जो एनर्जी बनती है वो किसकी फॉर्म में बनती है? ATP की फॉर्म में बनती है। अब ये क्या काम करती है? ATP फ्यूल्स सेलुलर प्रोसेस बाय ब्रेकिंग हाई एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स इनटू लो। मतलब जो हाई एनर्जी के केमिकल बॉन्ड्स हैं, जैसे जैसे ही केमिकल बॉन्ड बनता है एनर्जी यूज होती है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब जब वो बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो उन बॉन्ड्स को, जो हाइयर एनर्जी के जो बॉन्ड्स हैं, उनको ब्रेक करना, उनको तोड़ना, और उसके बाद उस एनर्जी को सेल के लिए यूज करना, ये काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसके प्रोसेस, किसके थ्रू करता है? ATP के थ्रू। ATP फाइनल एनर्जी सिस्टम है। मतलब आपके सेल को जो एनर्जी मिलेगी वो किसके थ्रू मिलेगी? ATP के थ्रू। ATP की फॉर्म में मिलेगी। इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया द मोस्ट प्लेंटिफुल सेल्स इन रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फंक्शन सच एज लीवर एंड मसल सेल। अब जो लीवर, आपकी बॉडी के अंदर जो लीवर और मसल सेल्स होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एनर्जी। तो उनके पास मैक्सिमम नंबर में कौन क्या चीज़ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक, या जो ऐसे समझ सकते हो कि जो लीवर के और जो मसल्स के सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। बाकी सेल्स में भी होता है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? लीवर सेल में और मसल सेल में। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा दिखाई देता है माइटोकॉन्ड्रिया आपका, जिसके अंदर की जैसे ये मूवमेंट जो हो रहा है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं। जैसे सबसे पहले तो DNA। ये DNA जो आपके सेल के अंदर क्या करता है? ट्रैवल करता है। यहाँ भी DNA, मतलब DNA आपके सेल के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है?
फंक्शन करवाता है, कंट्रोल करता है और उसी के साथ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को दूसरे जनरेशन में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये जो फोल्डेड फॉर्म में है ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो मतलब स्ट्रेट फॉर्म में या बाहर की साइड से जो कवर कर रखा है वो कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब आउटर मेम्ब्रेन आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करेगी, इनर मेम्ब्रेन क्या करेगी, इसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है ना, इन सबको यहाँ वाली चीज़ों से क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा आपके पास लास्ट बचती है आज की क्लास की क्विज, मतलब जितना हमने पढ़ा है उतना हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करने की ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, विद इन अ सेल स्पेस दैट इज एम्प्टी ऑफ साइटोप्लाज्म लिंक्ड विद द मेम्ब्रेन एंड फिल्ड विद फ्लूइड। मतलब सेल के अंदर एक ऐसा स्पेस जो फ्लूइड से क्या होता है, भरा हुआ होता है, वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। वैक्यूल, देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो ऐसा कोई स्पेस होता नहीं है, वो तो क्या करता है, एनर्जी का काम करता है। अब न्यूक्लियस भी ऐसा कोई स्पेस तो होता नहीं है, ये एक पार्ट है सेल का, क्या है, पार्ट है। तो फाइनल ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, वैक्यूल। वैक्यूल एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर सेल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपके सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ से होती है, कौन सा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, क्रोमोप्लास्ट। क्या है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरो, मुझे क्रोमोप्लास्ट सुनाई दिया, क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थिन लेयर जो कि आउटर बाउंड्री बनाती है सेल की, सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। ये वॉल पार्टीशन ऐसा कुछ नहीं होता, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब आपके सेल को चारों तरफ से क्या करके रखेगी, कवर अप करके रखेगी। ठीक है, और ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल वॉल्स आर कंपोज्ड विद मटेरियल। कौन सा मटेरियल है जो प्लांट के सेल वॉल में होता है, सेलुलोज। क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, वाटर या फिर सेल वॉल नहीं होता है, क्या हो जाएगा, सेलुलोज होता है। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई भी डाउट है, सब समझ में आ गया, ओके, थैंक यू। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि सेम टाइम पे होगी 3 AM, और इस क्लास का फर्दर पार्ट जो है वो अगली क्लास के अंदर कंप्लीट करवाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।